हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम्स के क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब ये जो एटम की स्टोरी है ये स्टार्ट हो गई थी क्लास 9th में। अब हम जानते हैं क्लास 9th में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, अब वो क्या क्या है उसको आगे धीरे धीरे करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं सबसे पहले एटम के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले एटम को जो है हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन थे। उन्होंने कई सारे पोस्टुलेट्स दिए एटम को लेकर के। ठीक है, चलिए तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास है मैटर। अब मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, अगर हम देखें तो ये जो हमारा मैटर है, मैटर बना हुआ है बच्चों मॉलिक्यूल से। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बने हुए हैं एटम से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट की या बेसिक यूनिट क्या होती है, वो होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स जिनसे मिलकर के वो बिल्डिंग बनी हुई होती है। वैसे ही किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है एटम। ऐसा पहले तक कहा जाता था। ठीक है, क्लियर इतना। फिर हमें पता चला कि मैटर बना हुआ है एटम से मिलकर के। और एटम है एक ग्रीक वर्ड जो आया है एटोमियो से। किससे आया है, एटोमियो से। जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जैसे कि हमने देखा कि ये एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल्स है। और कैसे हैं, इनडिविजिबल है। अब इनडिविजिबल है ये क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यही सेम बात है ना कि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैटर की है तो वो क्या है, एटम्स है। क्लियर इतना, समझ में आया इतना। चलिए इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें पता चला कि ये जो मैटर है, मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स से मिलके। और ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं एटम से मिलकर के। लेकिन अभी तक हमें ये पता है कि ये जो एटम्स हैं ये क्या है, इनडिविजिबल है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ना तो इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये जो एटम है ये इनडिविजिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं डिविजिबल। इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है। अब ये जो एटम है ये डिवाइड होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अभी तक क्लास 9th तक तो हमने यही पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लास 9th में जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास है एक डेंस न्यूक्लियस। क्या है, एक डेंस न्यूक्लियस, इस तरीके से।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास है एक डेंस न्यूक्लियस, डेंस न्यूक्लियस जो कि कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन जो है ये होते हैं बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल। और यहाँ पर होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो ये एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली ये ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, ऐसा ही कुछ पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है क्लियर इतना, चलो। इसके अलावा हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, इनमें चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन जो होते हैं उनमें होता है पॉजिटिव चार्ज। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ये जो डेंस न्यूक्लियस है ये मिल करके बनाते हैं मास को, किसी भी एटम के मास को ये बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे को कहा जाता है एटम। अब अगर हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, तो ये कैसा होता है, साइज में होता है स्मॉल साइज का। कितना स्मॉल इसका साइज होता है, अगर हम कंपैरिजन कोई देना चाहें इसके साइज का तो क्या होता है, देखो एक एटम और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एटम न्यूक्लियस से बहुत बड़ा होता है, ये तो नॉर्मल बात है, हमें पता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लेते हैं एक बास्केटबॉल की बात करते हैं या एक फुटबॉल की बात करते हैं। चलिए, एक फुटबॉल हमारे पास है, एक फुटबॉल को हमने एक फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच रख दिया है। अब हम जानते हैं फुटबॉल फील्ड है तो काफी बड़ा ही होगा। फुटबॉल फील्ड है जिसका कितना है 5 किलोमीटर, जिसकी रेडियस है 5 किलोमीटर रेडियस वाला एक फुटबॉल फील्ड है, और उसके बीचों बीच अगर हम एक छोटी सी फुटबॉल रख दें, अगर हम ज्यादा ऊपर से देखते हैं तो हमें फुटबॉल दिखाई भी नहीं देगी 5 किलोमीटर रेडियस वाले फुटबॉल ग्राउंड में। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में, एटम में और न्यूक्लियस में। यानी कि एटम जो है इतना बड़ा होता है जितना हमारे ये 5 किलोमीटर रेडियस वाला फुटबॉल फील्ड है, और दूसरा जो हमारा फुटबॉल है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो दोनों में इतना ही, यही है, यही इसका कंपैरिजन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये कितना ज्यादा छोटा है, कितना ज्यादा स्मॉल है। क्लियर इतना, चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, या हम सिंपल कहें एटम मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाते हैं मैटर। ठीक है, तो पहले तक तो हमें पता था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ना इन्हें विभाजित किया जा सकता है ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है या डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। फिर हमें पता चला कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है, इन्हें और आगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन सिर्फ इनमें जो साइन है वो अपोजिट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है -1 तो प्रोटॉन होता है +1। न्यूट्रल चार्ज यानी कि 0 होता है।
ठीक है। और अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ज्यादा कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है। और जो प्रोटॉन का मास है वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन का मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर इतना? चलिए इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना क्लियर है। कुछ और चीजें हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। सबसे पहले हमने डाल्टन्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है, जो उन्होंने एटम कर दिया, ठीक है, एटम के बारे में बताया था। ठीक, वो सबसे पहले पढ़ा। फिर आया हमारे पास थॉमसन्स मॉडल, फिर हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, ठीक है। फिर थॉमसन के मॉडल के बाद आया, ये मॉडल तो फेल हो गया था, फिर आया रदरफोर्ड्स मॉडल, फॉयल एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था जहां पर कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन थे, समरी थी कि कुछ पार्टिकल जो है वो तो सीधा जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो बाउंस बैक होता है, यानी कि रिबाउंड होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हमने समझा था रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद बच्चों आया था नील बोर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि वो जो ये जो हमारा एटम है इसमें कैसे अलग अलग शेल्स हैं, किस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो ये भी हमने यहाँ पर समझा था। इसके बाद आता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये भी क्या हो गया था, बाद में फेल हो गया था। फिर आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इस चैप्टर में हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। अभी तक तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर में हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है और क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है वो हमें पढ़ना है, ठीक है, जो करेक्ट मॉडल है एटम का। क्लियर इतना? चल तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक बार आप देख लीजिए, और आपको पुराना कुछ रिवाइज करना है तो वो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर आए जॉन डाल्टन, जैसे कि हमने दिया, जैसे कि हमने पढ़ा, उन्होंने लाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि जो हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने दिया था, जो कि क्या बताता है, मास या चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ अपनी फॉर्म को बदलता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इन्होंने कई चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की थी, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हाइल रबिंग अ ग्लास बाय सिल्क। ठीक है, तो ग्लास को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो आपने देखा होगा वो उसमें चिपकता है और कुछ चार्ज जैसा हमें दिखता है। इसके अलावा अगर हम अपने ड्राई हेयर्स को कॉम्ब करें, ठीक है, और पेपर के कुछ छोटे छोटे पीस कट किए करें, और जो हमने ड्राई हेयर को कॉम्ब किया था, अब कॉम्ब में क्या होता है, चार्ज थोड़ा जनरेट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस कॉम्ब को हम उन कागज के टुकड़ों के ऊपर लेकर के जाते हैं, और क्या देखने को मिलता है कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये कॉम्ब पर चिपक रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये हमने देख लिया है। तो फिर इनका जो एजम्पशन था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, वो भी रॉन्ग हुआ, जो कि हमने अभी देखा। इनडिविजिबल क्या हो गया कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, ये भी रॉन्ग हो गया। किस वजह से? क्योंकि हम जानते हैं, बाद में ये हमें पता चला था कि एटम्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। किसमें? नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में और न्यूट्रल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है इतना? चलिए इतना आप नोट कीजिए,
फिर देखते हैं जो हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, जिनकी हमने अभी तक इतनी कहानी पढ़ ली कि पहले तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, इनडिविजिबल हैं, उन्हें आगे डिवाइड या विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये जो एटम है इसको डिवाइड किया जा सकता है, और इसके होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि एक जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो है इलेक्ट्रॉन, एक जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है प्रोटॉन, और एक जो न्यूट्रल है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो एक एक करके इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं। चलिए इतना पहले नोट कीजिए। चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है आपको, देखो अगर हम ये देख पा रहे हैं तो दोनों क्या है, एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, दोनों सेम चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि दूर एक दूसरे को धकेलेंगे। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं, अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज भी हैं तो दोनों नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा दूर धकेलेंगे। ठीक है, रिपेल करना, इसको क्या कहा जाता है, रिपल्शन या रिपेल करना कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, दो अलाइक चार्जेस हैं। अलाइक यानी कि दोनों डिफरेंट चार्जेस है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? अच्छा, जो लाइक चार्जेस हैं जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो सकता है, लाइक चार्ज होते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये इसकी तरफ आना चाहता है, ये इसकी तरफ आना चाहता है। अब होता क्या है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे ही आते हैं वैसे ही क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है, इनका सेम है। चार्ज सेम होने की वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर इतना? चलिए इसे एक बार आप देखिए। चलिए बच्चों, क्लियर इतना? अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए पहले हमें चाहिए सेटअप। पहले सेटअप होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, या पहले हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी फिर हमने सेटअप पढ़ा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो तो पहले इसका सेटअप देखते हैं। तो सबसे पहले सेटअप में क्या है, हमारे पास है ये डिस्चार्ज ट्यूब, इसे कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पर दो क्या लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और यहाँ पर है वैक्यूम पंप, ताकि इसके अंदर, या इसको इवैक्यूएटेड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो सारी क्या हो गई, बाहर आ गई, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिसको हम कैथोड कहते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जिसको हम एनोड कहते हैं। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है और नेगेटिव चार्ज कौन सा है। बच्चों अभी तक हमने पहले पढ़ा है एनायन के बारे में और कैटायन के बारे में। हमें पता है कैटायन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन यानी कि अ नेगेटिव आयन कहते हैं ना, अ नेगेटिव आयन, एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर कैथोड एनोड में आपको इसका अपोजिट कर लेना है, यानी कि कैथोड जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दी गई है दो इलेक्ट्रोड, एक है नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड ये वाला, और एक है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। क्लियर? मतलब एक कैथोड है एक एनोड है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। ये है वैक्यूम पंप और ये है बैटरी जिसका वोल्टेज है हाई वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर है कैथोड रेज। क्लियर? तो ये है हमारा सेटअप कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का। अब हुआ क्या, यहाँ पर किया क्या गया है, ये जो एनोड है ये कैसा है बच्चों, ये है परफोरेटेड। परफोरेटेड यानी कि इसमें है थोड़े थोड़े छेद।
ठीक है। और यहाँ पर लगाई गई है एक ZNS की स्क्रीन, ताकि जो भी पार्टिकल्स आए तो उसपे हमें दिख जाएगा। ये जो जिंक की स्क्रीन है, फ्लूरेसेंट स्क्रीन जिसे कहते हैं ZNS की, उस पे हमें वो दिख जाएंगे। क्लियर इतना? चलो, तो इस तरीके से था हमारे पास कुछ सेटअप। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। देखो सेम यहाँ पर जो ये सेटअप है, एक तरफ हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड हमने लगाया है, एक तरफ एनोड लगाया है। ठीक है, अब ये जो कैथोड लगाया, आप देख पा रहे होंगे कैसे इसमें क्या स्पेस है, बीच बीच में दिख रहा है स्पेस। क्यों है? क्योंकि ये कैसा है, परफोरेटेड है। दूसरा यहाँ पर है वैक्यूम पंप, जो भी एयर अंदर की है वो सारी बाहर निकल गई है। फिर यहाँ पर पीछे लगाई गई है एक फ्लोरोसेंट कोटिंग या फ्लोरोसेंट स्क्रीन हम जिसे कहते हैं, और यहाँ पर दिया गया है हाई वोल्टेज। तो ये है अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और ये जो ट्यूब है ना बच्चों, इसे कहा जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड से रेज आती है इसीलिए कैथोड रे, एनोड रे इसीलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है, कैथोड से। मतलब लगता हमें ऐसे कि रेज कैथोड से आ रही है। क्लियर? और क्या है, परफोरेटेड एनोड है। ठीक, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगाई गई है? ceases to glow nearly immediately when the radiation sources stop, unlike phosphorescent material which continue to emit light for some time after। तो ये क्या करती है, थोड़ा ग्लो करती है। ठीक है, इसीलिए ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं। द फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय यूजिंग परफोरेटेड एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद phosphorescent मटेरियल जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स का फ्लो हमने देखा। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं पार्टिकल, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान दो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स कैसे होंगे, देखो पॉजिटिव की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं ना, तो क्या ये पार्टिकल, देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और हम कह रहे हैं कुछ पार्टिकल हैं जो इस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होंगे? पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीछे तो हमने यही पढ़ा ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वो तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो ये जरूर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे। इतना हमें समझ में आ गया था। ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइन कैसा है, इनका चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। क्लियर इतना? चलो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है, when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो जब ये रेज एनोड के थ्रू जिंक सल्फाइड, ये जो पीछे स्क्रीन लगी है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, उस पर क्या जाते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं, उसके कोटिंग पर स्ट्राइक करते हैं, तो अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। तो उस कोटिंग पर एक ब्राइट स्पॉट क्या हो जाता है, आ जाता है, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो जाता है। जैसे पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये क्या है, परफोरेटेड, ये है यहाँ पर एनोड। ठीक है, इस परफोरेटेड एनोड से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, पीछे जो ZNS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है उस पर ये पार्टिकल जाएंगे, और वहां पर क्या आ जाएगा, एक ब्राइट स्पॉट आ जाता है जब भी पार्टिकल्स वहां पर जाते हैं। क्लियर? द रे themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। तो ये रेज भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन इनका ये जो बिहेवियर है ये हमने ऑब्जर्व कर लिया था, ऑब्जर्व किया जा सकता है फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट से। ठीक है, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। तो इनसे नोटिस किया जा सकता है, कैसे, क्योंकि जब भी पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, स्क्रीन क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। तो हमें यहाँ पर कुछ तो समझ आ रहा है, बिहेवियर के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है। अगला, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू, देखो जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, और जो टेलीविजन पिक्चर्स होती हैं result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent materials। तो टीवी जब हम देखते हैं, टेलीविजन जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी हमें इस तरीके से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जो टेलीविजन पिक्चर होती है वो हमें दिखाई देती है फ्लोरोसेंस
जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन होती है उसमें कोटेड होता है कुछ फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से, ठीक है, इसीलिए हमें वहां पर भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इलेक्ट्रॉन की हमें देखनी है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है इतना? चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पर कैथोड रेज। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, इनमें पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें पता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। क्योंकि कैसे पता चला हमें? ये सिंपल सी बात है कि आगे जब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड से कुछ रेज आ रही हैं, सॉरी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो यहाँ पर हिट कर रहे हैं, और पीछे जो ये ZNS की स्क्रीन लगी हुई है इस पे हमें ये ग्लो करते हुए दिख रहे हैं जब ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एनोड है ये कैसा है? परफोरेटेड है, ठीक है, इसमें क्या है? स्पेस है, छेद है, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हमें ग्लो करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सिंपल अगर हम कहें कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट भी तो हो रहे हैं, तभी तो इसकी तरफ आ रहे हैं, इधर उधर क्यों नहीं जा रहे, स्ट्रेट लाइन में सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। तो आ रहे यहाँ से हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज कैसे होगा? जरूर इनका नेगेटिवली चार्ज लिए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज है। ये गैस को आयनाइज करती है, ये जो कैथोड रेज है, दे कैन हीट ऑब्जेक्ट्स दैट दे हिट। तो जिस ऑब्जेक्ट को ये हिट कर रही हैं उसको ये हीट भी कर सकती हैं, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो की अगर हम बात करें इन पार्टिकल की, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस। यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो को कोई मतलब नहीं है मटेरियल क्या है इलेक्ट्रोड का, या फिर यहाँ पर जो गैस है उसका नेचर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। हालांकि जब हम एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस को पढ़ेंगे। दिस पार्टिकल वर नेम एज इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन। तो इन पार्टिकल्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, पहले इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं नेगेट्रॉन्स था। नेगेट्रॉन्स क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थे, फिर बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कैथोड रेज के बारे में। चलिए इतना नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।